हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुन के याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर नहीं था? सही उत्तर है अंग। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने अंग को ही क्यों चुना। हाँ, मतलब इसका असल मतलब क्या है? इसे समझने के लिए ना हमें आज के राजनीतिक नक्शे को हटाकर प्राचीन भारत को देखना होगा। उस समय कोई उत्तर प्रदेश या बिहार तो था नहीं। अच्छा। लेकिन जो क्षेत्र आज का यूपी है वो काशी, कौशल और वत्स जैसे शक्तिशाली महाजनपदों का मुख्य केंद्र था। अंग महाजनपद पूर्व की तरफ था, मतलब आज के बिहार और बंगाल के हिस्से में। ओह, तो अंग यूपी की सीमा से बाहर था। बिल्कुल। ये तथ्य ये स्पष्ट करता है कि यूपी का भौगोलिक क्षेत्र हमेशा से भारत की राजनीतिक धुरी रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक स्पष्ट सांस्कृतिक सीमा भी थी। और जहां राजनीति होती है वहां विमर्श और शिक्षा का होना भी तो लाजमी है। हमारा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये बहुत ही प्रतिष्ठित उपनाम है। हाँ, पर मैं हमेशा सोचता हूं कि इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड आखिर क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ पुरानी इमारतों की वजह से? इमारतों का योगदान तो है ही, मतलब उसका जो औपनिवेशिक काल का विशाल कैंपस है वो बहुत शानदार है, लेकिन असली कारण है वहां का एकेडमिक इकोसिस्टम। अच्छा, मतलब वहां का शैक्षणिक माहौल। बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड की पहचान क्या है? वो जगह जहां से दुनिया को चलाने वाले विचारक और प्रशासक निकलते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी दशकों तक भारत को शीर्ष नौकरशाह और राजनेता दिए। तो ये सिर्फ एक टैग नहीं है। एकदम नहीं। वहां हॉस्टल्स और चाय की दुकानों पर वैसी ही गहरी बहसें होती थी जैसी ऑक्सफोर्ड के परिसरों में। ये एक पूरी बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। सही बात है, लेकिन जो प्रशासन इलाहाबाद से पढ़कर निकलता है उसे चलाने के लिए नियम भी तो निष्पक्ष होने चाहिए। अब इस प्रशासनिक कदम को देखिए। प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति हेतु 2024 में किस व्यक्ति को चयन समिति का अध्यक्ष बनाया? सही उत्तर है सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये कदम बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब सरकार किसी राजनेता या सेवारत अधिकारी को भी तो ये जिम्मेदारी दे सकती थी ना। दे सकती थी, लेकिन इसे क्रिकेट मैच के उदाहरण से समझिए। अगर किसी एक टीम का कप्तान ही अंपायर बन जाए तो क्या मैच निष्पक्ष होगा? और बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। डीजीपी पूरे राज्य की पुलिस का मुखिया होता है। उसकी नियुक्ति में अगर कोई भी राजनीतिक झुकाव दिखा तो पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। मतलब सिस्टम में चेक और बैलेंस लाना जरूरी था। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाने का सीधा सा मतलब है कि पुलिस की कमान मेरिट के आधार पर ही सौंपी जाए। बिल्कुल, ये तो हुई प्रशासन को पारदर्शी बनाने की बात। लेकिन अब जिस अगले कदम की बात हम करने वाले हैं वो सीधा भविष्य की तरफ चलाएंगे। प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश का पहला AICT किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ? हाँ, मतलब वो शहर जिसे हम हमेशा नवाबों और तहजीब के लिए जानते हैं। वहां AICT का क्या काम? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास और खूबसूरती है। एक AICT का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वहां कुछ कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। तो और क्या होता है इसमें? इसका मतलब है एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम जहां डेटा सेंटर हो, टेक पार्क हो और जहां ट्रैफिक से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक का मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो। ओह वाह, तो लखनऊ को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये राज्य की राजधानी है और आधारभूत ढांचा पहले से मौजूद है। ये दिखाता है कि राज्य अपनी तहजीब को पीछे छोड़े बिना नई सदी के तकनीकी हब के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। ये तो बहुत ही शानदार विजन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम सिर्फ टेक पार्क्स और AI से पूरे राज्य का पेट भर सकते हैं? मुझे लगता है असली ताकत तो जमीन और खेती में है। बिल्कुल, खेती ही तो बुनियाद है। तो आइए इसे भूगोल के नजरिए से देखते हैं। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी व्यापक गन्ना उत्पादन के लिए भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र। चीनी का कटोरा? ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसका जमीनी अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? इसका असर जमीन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी और वहां की सिंचाई व्यवस्था गन्ने की फसल के लिए सबसे अनुकूल है। अच्छा।
और गन्ना कोई ऐसी फसल नहीं है जिसे किसान सिर्फ अपने खाने के लिए उगाता है। ये एक कैश क्रॉप यानी नकदी फसल है। जब गन्ना पैदा होता है तो चीनी मिलें चलती हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो यही वो मिठास है जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती है। और खेती की बात हो ही रही है तो पर्यावरण को कैसे भूल सकते हैं। प्रश्न 6, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है महाराजगंज। ये जगह पर्यावरण के नजरिए से बहुत अहम है। हाँ, और इसी से जुड़ा हमारा अगला तथ्य भी है। प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित है? सही उत्तर है सूर सरोवर, जिसे कीथम झील भी कहते हैं। इन दोनों स्थानों को सिर्फ रटने वाले सवालों की तरह नहीं देखना चाहिए। तो इनका असल महत्व क्या है? देखिए, महाराजगंज का जो सुहागी बरवा है ना, वो तराई क्षेत्र का एक ऐसा संवेदनशील इकोसिस्टम है जो बाघों और कई दुर्लभ प्रजातियों को जीवन देता है। अच्छा, और सूर सरोवर? सूर सरोवर का रामसर स्थल बनना बहुत बड़ी बात है। ये आर्द्रभूमियां यानी वेटलैंड्स पृथ्वी की किडनी की तरह काम करती हैं। किडनी की तरह? वो कैसे? क्योंकि ये पानी को साफ करती हैं, बाढ़ को रोकती हैं और सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों को पनाह देती हैं। क्या बात है! पानी का सिर्फ यही एक इस्तेमाल तो है नहीं, पानी से वो ऊर्जा भी बनती है जो हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती है। प्रश्न 9, ओबरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है सोनभद्र। बिल्कुल, और सोनभद्र को अक्सर उत्तर प्रदेश की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। हाँ, ओबरा बांध सिर्फ पानी रोकने की दीवार तो है नहीं। एकदम सही। ये रिहंद नदी के जल प्रवाह का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर पनबिजली पैदा करता है और यही बिजली आसपास लगे एल्यूमिनियम और सीमेंट के भारी कारखानों को चलाती है। मतलब प्रकृति और औद्योगिक विकास का एक सीधा तालमेल। और जब कृषि और उद्योग की बात हो रही है तो उपज को बाहर भेजने का भी तो कोई रास्ता होगा। प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र कितने हैं? सही उत्तर है 3। हाँ, ये बहुत जरूरी है, स्थानीय उपज को सीधे ग्लोबल बाजार से जोड़ना। तो ये काम कैसे करते हैं? आप पश्चिमी यूपी में खूब गन्ना या आलू उगा लें, लेकिन अगर उसे दुनिया के बाजार में बेचने का सही चैनल नहीं होगा तो किसान को उसका असली दाम नहीं मिलेगा। ये जो 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, ये इसी गैप को भरते हैं। मतलब ये एक तरह के हाईवे हैं। बिल्कुल, जो खेत की उपज को सीधा अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन तक पहुंचाते हैं। चलिए, ये तालमेल तो बड़े स्तर की बात हो गई। अगर हम एकदम बुनियादी स्तर पर जाएं तो लोगों के हाथों में भी गजब का हुनर है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सही उत्तर है सहारनपुर। सहारनपुर की नक्काशी तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज के प्लास्टिक और वीडियो गेम्स के जमाने में ये लकड़ी के खिलौने कैसे अपनी जगह बनाए हुए हैं? क्योंकि ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये एक जीवंत कला है। सहारनपुर के कारीगर जिस तरह से लकड़ी को छीलकर उसमें बारीक नक्काशी करते हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं होती। हाँ, और आज इको फ्रेंडली चीजों का चलन भी तो है। बिल्कुल, दुनिया वापस सस्टेनेबल चीजों की तरफ लौट रही है, इसलिए इन हैंडीक्राफ्ट्स की भारी मांग है। और ये कला सिर्फ हाथों तक सीमित नहीं है। प्रश्न 12, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर है ब्रज क्षेत्र। ये नृत्य देखने में बहुत ही अद्भुत होता है। और गीतों की बात करें तो प्रश्न 12, बिरहा लोकगीत का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है प्रेम और वियोग। ये दोनों ही कलाएं इंसानी भावनाओं का एकदम चरम रूप है। चरकुला के बारे में कुछ बताइए। चरकुला नृत्य में महिला नर्तकियां अपने सिर पर 108 तेल के दीपकों से सजा एक भारी लकड़ी का पिरामिड रखकर नाचती हैं। ये संतुलन का एक अद्भुत प्रदर्शन है जो ब्रज की भक्ति भावना से जुड़ा है। ओह वाह, 108 दीपक और बिरहा बिल्कुल अलग है। इतिहास में जब रोजगार या किसी मजबूरी की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूर जाते थे तो पीछे छूट गए लोगों का दर्द जिन सुरों में पिरोया गया, वही बिरहा है। सुनकर ही काफी भावुक महसूस होता है। लेकिन एक मेंटर के नाते मुझे यहाँ ये सवाल पूछना ही होगा कि परंपराएं कितनी भी सुंदर हों, क्या वे आने वाली पीढ़ी को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार कर सकती हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हमारे स्कूल ही जर्जर हैं तो सिर्फ लकड़ी के खिलौने कब तक काम आएंगे? शायद सरकार ने भी यही सोचा। प्रश्न 13, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल किस वर्ष शुरू की गई थी?
सही उत्तर है 2018। ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव था। कायाकल्प का मतलब ही होता है पूरी तरह से काया पलट देना। तो इसमें क्या क्या किया गया? 2018 से पहले कई प्राथमिक विद्यालयों की हालत ऐसी थी कि वहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। इस ऑपरेशन के जरिए उन ग्रामीण बच्चों तक स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा पहुंचाई गई। ताकि एक गरीब का बच्चा भी उसी तकनीक से पढ़े जिससे एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम कला को सहेजने के ढांचागत प्रयास की बात करें, प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश में राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1962। मतलब 1962 में कला को सहेजने के लिए संस्था बनी और 2018 में स्कूलों को तकनीक से जोड़ा गया। एक बहुत लंबा सफर है। हाँ, लेकिन विकास के इस दौर में उनका क्या, जो हाशिए पर हैं, कारीगर या फिर बेसहारा पशु, ये देखना बहुत दिलचस्प है। प्रश्न 15, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लाभार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन कितनी धनराशि बतौर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान की जाती है? सही उत्तर है 500 रुपए। ये 500 रुपए सुनने में शायद कम लगें, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और गोवंश के लिए भी एक योजना है। प्रश्न 16, मुख्यमंत्री निराश्रित यानी बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गायों को अपनाने वाले किसानों को प्रति गाय प्रतिदिन कितनी राशि दी जाती है? सही उत्तर है 50 रुपए। हाँ, इन दोनों को अर्थशास्त्र की भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। मतलब कैसे? अगर एक दिहाड़ी मजदूर कोई नई स्किल सीखने के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग पर जाता है, तो उन 10 दिनों तक उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये 500 रुपए का दैनिक भत्ता ये सुनिश्चित करता है कि वो बिना भूखे रहे अपनी स्किल बढ़ा सके। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और गायों वाले मामले में? जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो कई किसान आर्थिक बोझ के कारण उसे सड़कों पर छोड़ देते थे। 50 रुपए प्रतिदिन का सीधा सा मतलब है कि किसान को गाय का चारा पानी जुटाने के लिए एक आर्थिक मदद मिल गई। वाह, जब आप इसे ऐसे समझाती है ना, तो नीतियां एकदम साफ समझ में आने लगती है। हाँ, समाधान व्यवहारिक होना चाहिए। अब जरा हम कुछ उन जगहों का रुख करते हैं जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। प्रश्न 17, नकटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी हमेशा से कथाओं का केंद्र रहा है। और इसी शहर में एक और खास जगह है। प्रश्न 19, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वाराणसी। मैंने एक सवाल छोड़ दिया बीच में। प्रश्न 18, आनंद भवन किस ऐतिहासिक परिवार से जुड़ा है? सही उत्तर है नेहरू परिवार। कोई बात नहीं। अगर हम नकटैया मेला की बात करें तो ये असल में रामायण के उस प्रसंग को सड़क पर एक जीवंत नाटक के रूप में पेश करता है जहां शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। अच्छा, तो ये एक तरह का स्ट्रीट थिएटर है। बिल्कुल। और वाराणसी का भारत माता मंदिर तो पूरे भारत में अपने आप में अनोखा है। अनोखा क्यों? वहाँ क्या खास है? वहां किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरा गया अविभाजित भारत का एक विशाल भौगोलिक नक्शा है। ये राष्ट्रवाद का एक ऐसा रूप है जहां धरती को ही माता मानकर उसकी पूजा होती है। क्या बात है। और आनंद भवन? आनंद भवन इलाहाबाद का वो ऐतिहासिक घर है जहां से नेहरू परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम की कई बड़ी रणनीतियां बनाई और बाद में जिसे देश को समर्पित कर दिया गया। देखिए, ये सब इतिहास और कला की बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं यहाँ एक सीधा पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? सिर्फ मेलों, मंदिरों और पुरानी इमारतों से तो हम दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था को टक्कर नहीं दे सकते ना। क्या राज्य में सिर्फ कागज और कविताएं ही बन रही हैं, या तकनीक और इंडस्ट्री के लिए भी कोई ठोस काम हो रहा है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। तो आइए इन सवालों से जवाब ढूंढते हैं। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का ढांचा देखिए। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है 1994। यह एक बहुत बड़ा कदम था। और साहित्य की बात करें तो प्रश्न 21, महान उपन्यासकार और नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी ने हमें कई महान रचनाकार दिए हैं। हाँ, और परंपराओं की बात करें तो प्रश्न 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने हस्त निर्मित कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, जो सदियों पुरानी परंपरा का पालन करता है? सही उत्तर है जालौन का कालपी क्षेत्र। हस्त निर्मित कागज की एक कला बहुत पुरानी है। लेकिन अब इन सांस्कृतिक तथ्यों के ठीक विपरीत या औद्योगिक तथ्य देखिए। प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोड शामिल नहीं है? सही उत्तर है वाराणसी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
और यही सवाल इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे? एक तरफ जालौन का कालपी है, जो आज भी बेकार पड़े सूत और कपड़ों से इको फ्रेंडली हस्त निर्मित कागज बना रहा है, और दूसरी तरफ वाराणसी है, जिसने जयशंकर प्रसाद जैसे महान रचनाकार दिए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब बात डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आई तो सरकार ने उसमें वाराणसी को शामिल नहीं किया। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, कानपुर और झांसी जैसे इंडस्ट्रियल शहरों को चुना गया। ये दिखाता है कि राज्य हर शहर को एक ही सांचे में नहीं ढाल रहा है। सांस्कृतिक शहरों की पहचान बरकरार रखी जा रही है और औद्योगिक शहरों में भारी निवेश किया जा रहा है। यानी विकास की प्लानिंग बहुत ही सटीक तरीके से हो रही है और इसी कड़ी में युवाओं को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है IBM। IBM जैसी ग्लोबल टेक दिग्गज के साथ समझौता करना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी तो तकनीक पर इस्तेमाल हो रहा है। प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कौन सी तकनीकी पहल शुरू की है? सही उत्तर है शक्ति ऐप। ये तीनों कदम सशक्तिकरण के अलग अलग रूप हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, IBM के साथ जुड़ने का मतलब है कि यूपी का युवा अब सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नहीं सीख रहा, वो क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसी चीजें सीखकर दुनिया के लिए रोजगार के योग्य बन रहा है। बिल्कुल सही। और शक्ति ऐप सुरक्षा को सीधे महिलाओं के स्मार्टफोन में डाल देता है, जहां आपात स्थिति में लोकेशन ट्रैक हो सकती है। और इन सबसे पहले जो आपने 1994 में गठित SC/ST आयोग की बात की, हाँ, प्रश्न 20 में, वो ये सुनिश्चित करता है कि विकास की इस तेज रफ्तार में समाज का जो तबका ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गया था, उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके। ये एक बहुत ही संतुलित विकास का मॉडल है। अब इस शानदार सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम प्रशासन और कानून के कुछ तथ्यों को डिकोड करेंगे। प्रश्न 26। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रयागराज विभाग का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है कानपुर। प्रशासनिक रूप से ये बहुत अहम है। ये विकेंद्रीकरण कैसे काम करता है? उत्तर प्रदेश इतना विशाल है कि इसे एक जगह से नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए इसे अलग अलग मंडलों या विभागों में बांटा गया है। तो कानपुर अलग क्यों है? कानपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, इसलिए वो प्रयागराज मंडल के नीचे काम नहीं कर सकता। कानपुर का अपना एक अलग मंडल है। ये शक्ति के विकेंद्रीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। शक्ति का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण तो न्याय व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। प्रश्न 27। अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ कब समामेलित किया गया था? सही उत्तर है 25 फरवरी 1948। हाँ, आजादी के तुरंत बाद का समय। और कानून बनाने वाली संस्थाओं की बात करें तो? प्रश्न 28। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है? सही उत्तर है 100। 25 फरवरी 1948 का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बहुत बड़ा दिन था। क्या हुआ था उस दिन के फैसले से? ये महसूस किया गया कि दो अलग अलग बड़े न्यायालय यानी अवध और इलाहाबाद रखने से फैसले टकरा सकते हैं। इसलिए अवध के न्यायालय का इलाहाबाद में विलय कर दिया गया ताकि एक सिंगल और पावरफुल न्यायपालिका बन सके। और विधान परिषद की 100 सीटों का क्या लॉजिक है? 100 सदस्यों वाली विधान परिषद इसलिए जरूरी है ताकि विधानसभा में अगर कोई कानून जल्दबाजी में पास हो जाए तो परिषद के अनुभवी सदस्य उसकी दोबारा समीक्षा कर सकें। ये सब तो बहुत स्थिर और सुलझे हुए कदम लगते हैं, लेकिन अब मैं जो अंतिम 2 तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं वो एक ही वर्ष के हैं और मुझे लगता है कि राजनीति और संस्कृति के इस तरह टकराने का उदाहरण मिलना मुश्किल है। अच्छा, कौन से तथ्य हैं वो? देखिए, प्रश्न 29। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? सही उत्तर है 1968। 1968। और उसी समय प्रश्न 30। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? सही उत्तर है 1968। ये सच में एक बहुत गहरा ऐतिहासिक संयोग है। 1968 वो साल था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मची थी। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। बिल्कुल, कोई भी सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रही थी और इसी कारण राज्य में पहली बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ये भारी प्रशासनिक अस्थिरता का दौर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी साल हिंदी को अनिवार्य भी किया गया। यही तो ध्यान देने वाली बात है।
ठीक इसी राजनीतिक संकट के बीच राज्य ने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक फैसला लिया। सभी सरकारी दफ्तरों, अदालतों और आधिकारिक कागजातों में हिंदी के उपयोग को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब जब राजनीति डगमगा रही थी तब राज्य अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से जमीन में गाड़ रहा था। एकदम सटीक। ये दिखाता है कि सरकारें भले ही आती जाती रहें, लेकिन एक राज्य की आत्मा उसकी भाषा और उसकी संस्कृति में बसती है, जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। क्या कमाल की बात है। इस पूरी चर्चा को यहाँ खत्म करने से पहले मैं एक बात की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहूंगा, जो इन 30 सवालों के बीच कहीं छुपी हुई थी। कौन सी बात? हमने देखा कि सरकार ने बनारस में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर के कारखाने वहां नहीं लगाए। लखनऊ को AI सिटी के लिए चुना और सहारनपुर को लकड़ी की नक्काशी के लिए। शायद विकास का मतलब पूरे राज्य में हर जगह फैक्ट्रियां लगाना नहीं है। विकास का असली मतलब है कॉन्शियस अर्बन प्रोफाइलिंग, यानी हर शहर की उस असली ताकत को पहचानना जो उसके DNA में है, और फिर उसी ताकत को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करना। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। शहर अपनी मूल पहचान खोए बिना जब तकनीकी रूप से अपग्रेड होते हैं, तभी सही मायने में विकास होता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंत में आ गए हैं। महाजनपद काल की सीमाओं से लेकर आज की AI सिटी तक, और गन्ने के खेतों से लेकर विश्व स्तर के निर्यात तक की ये कहानी ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि बदलाव की एक जीती जागती प्रयोगशाला है। हाँ, और तथ्य जब तक समझ में ना आए वो सिर्फ आंकड़े होते हैं, और जब समझ आ जाएं तो वो भविष्य देखने का चश्मा बन जाते हैं। तो बस सीखने की इस यात्रा को जारी रखिए, अपनी उत्सुकता बनाए रखिए, और अगले डीप डाइव तक अपने आसपास छिपे ज्ञान को ऐसे ही डीकोड करते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।